हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 यानी कि एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट नंबर 2 की, जिसमें कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्कस किया था, जिसके लिए मैंने पार्ट 1 आपको प्रिपेयर करके दिया था। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को देखने से पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स को नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले जाके आप पार्ट 1 को देखें, ताकि कार्बोक्सिलिक एसिड आपको और बेहतर समझ में आ सके। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपको COOH फंक्शनल ग्रुप लिए हुए दिखाई देंगे, जिसके अंदर क्या आप देखते हो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जो पार्ट है ये तो कार्बोनिल ग्रुप है और एक यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। दोनों को मिलाकर ही हम उसको कार्बोक्सिल या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। देन अगर हम बात करें क्लासिफिकेशंस की, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपको दो तरह की मिल सकती है, मोनोकार्बोक्सिलिक हो सकती है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो सकती है। तो बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो कंपाउंड्स है उनके अंदर एक COH ग्रुप होगा, और अगर एक से ज्यादा है तो उनको हम डाइकार्बोक्सिलिक कहेंगे। अगर दो होंगे और उससे भी ज्यादा है तो हम ट्राई कार्बोक्सिलिक या पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स कह सकते हैं। देन यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि HCOH, जिसको कि कॉमनली फॉर्मिक एसिड कहते हैं। जो फॉर्मिक एसिड है या जो भी कॉमन नेम्स हैं वो कहाँ से ओरिजिन हुए हैं उसके बेसिस पे दे दिए जाते हैं, बट उनका कोई लॉजिक मतलब कोई लॉजिकल आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। तो हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर पे ज्यादा फोकस करना होगा। बट हम यहाँ पे कुछ कॉमन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार उनके कॉमन नेम्स भी इतने फेमस होते हैं कि उनको डायरेक्टली यूज कर लिया जाता है। जैसे कि HCOH मैंने आपको बताया फॉर्मिक एसिड, जो कि रेड आंट के फॉर्मिका से आता है। देन CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड, ये आपके विनेगर से आता है जिसको एसिटम कहते हैं। इसी तरह से जो ब्यूटारिक एसिड है वो बटर के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्यूटायरम उसको कहते हैं, राइट। देन बात करते हैं हम नॉमेनक्लेचर की, जिसमें कि हम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए नेमिंग करते हैं किसी भी कंपाउंड की। तो बेसिकली जो आपके एन होते हैं एल्केन्स के, उन एल्केन्स के एन को हटा के हम वहां पे ओइक एसिड लगा देते हैं। जैसे कि अगर आप ये देख रहे हो ये है बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर COH लगा है तो हम इसको बेंजोइक एसिड कह देंगे। इसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक बेंजाइल ग्रुप है जिसके ऊपर COH लगा है, तो अब हम इसे 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड कह देंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सफिक्स ओइक एसिड जो है वो हर टाइम यूज होगा। इसी तरह से आप थैलिक एसिड को ध्यान रख सकते हो। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगेन एंड अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो भी बहुत काम आएगा थैलिक एसिड और बेंजोइक एसिड। इन दोनों को एटलीस्ट आप ध्यान रखो। देन बात आती है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको किसी कंपाउंड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हो? तो बेसिकली आप अल्कोहल्स या फिर एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करोगे। जैसे कि हमारे पास में एक अल्कोहल है, अगर हम उसको किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट कर देंगे जैसे कि अल्काइल KMnO4, तो हमें यहाँ पे एक एसिड मिल जाएगी। इसी तरह से एक दूसरा अल्कोहल है, यहाँ पे हम क्रोमियम ऑक्साइड को यूज कर रहे हैं एसिडिफाइड मीडियम में, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल गई? एसिड मिल गई। इसी तरह से आप एल्काइल बेंजीन्स को यूज कर सकते हो, और उसके अलावा एल्डिहाइड्स को भी आप यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मीडियम्स में भी जाने की जरूरत नहीं है। जो आपके अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स, तो उनके लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि क्रोमिक एसिड को काम में लेते हैं, उसके अलावा एल्कालाइन KMnO4 को काम में लेते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आपको किसी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप दिखे और रिएजेंट कुछ आपको एल्कलाइन KMnO4 काइंड ऑफ दिखे या KMnO4 दिखाई दे, तो आपको करना क्या है? हाइड्रोलिसिस के बाद में उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनानी है। तो ये क्या करता है, किसी भी तरह का एल्काइल ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है तो उसको कन्वर्ट कर देता है COOH के अंदर। देन बात आती है फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स आपके कौन कौन होते हैं? अमाइड्स होते हैं, एसिड हैलाइड्स हो सकते हैं, एस्टर्स हो सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स हो सकते हैं। तो इन सबको भी अगर हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है एसिडिक मीडियम में तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं। इन सभी के अंदर अगर आप देखोगे तो एक कॉमन चीज देखने को मिलती है, वो है RCO प्लस ग्रुप। ठीक है, तो यही RCO प्लस ग्रुप जो है वो बेसिकली जाके जुड़ जाता है ओवर हाइड्रोलिसिस। तो ये है हमारे पास में अलग अलग एसिड डेरिवेटिव्स। जब हम इनका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में तो आपको एसिड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जो Z ग्रुप है ये आपके अलग अलग हो सकते हैं, जो भी अभी हमने ऊपर डिस्कस किए इनमें से। उसके बाद में अगर हम ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें, तो जो आपका RCOCl है वो ज्यादा बेटर ऑक्सीडाइज हो पाता है देन एनहाइड्राइड, देन आते हैं आपके एस्टर्स, और लास्टली आते हैं आपके अमाइड। तो ये जो भी कुछ हो रहा है उसका रीजन आपको आगे समझ में आ जाएगा। ये जो रिएक्टिविटी है, कौन कितना बेहतर एक्ट करता है, वो बेसिकली उनके प्लस या माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे होता है। देन हम बात करते हैं नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स की। तो जो नाइट्राइल्स है अगर उनका
भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं माइल्ड कंडीशंस में, तो ये RCONH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे आपको एसिड्स दे देते हैं। अगर ऑलरेडी आपके पास में अमाइड है तो आप सिंपली उसका हाइड्रोलिसिस कर दो, आपको एसिड्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी हमारे पास में बेंजामाइड है, तो हाइड्रोलिसिस किया तो हमें बेंजोइक एसिड मिल गया। उसके अलावा जो प्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर रखा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक एसिडिक ऑक्साइड होता है। ये कार्बन जो है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन बॉन्ड्स इसके अराउंड प्रेजेंट है, साथ में वो डबली बॉन्डेड भी है, इस वजह से कार्बन जो है वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। तो जो RMgx का R है जिसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, वो बहुत ईजी अटैक कर सकता है कार्बन के ऊपर। इस तरह से पहले तो हमारे पास में एक इंटरमीडिएट बनता है, देन फाइनली हाइड्रोलिसिस करने पे हमें एसिड मिल जाता है। तो ये एक रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा है जैमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से प्रेजेंट होते हैं तो ये काफी ज्यादा स्टेरिंग हिंड्रेंस कॉज करते हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल आपका इतना स्टेबल नहीं होता। तो जैसे ही हम हीट करते हैं तो इसमें से एक CO2 जो है वो बाहर निकल जाता है और आपको एक कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाती है। उसके अलावा जो आपके एल्काइंस होते हैं, अगर हम उनको ओजोन के साथ ट्रीट करें, ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं, या तो ओजोन के साथ या फिर कोई MnO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से जो बॉन्ड है ये आपका ब्रेक हो जाता है और आपको रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल जाते हैं। देन हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो आपके लोअर मेंबर्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। जैसे जैसे आप हायर मेंबर्स की तरफ जाते जाओगे तो ये वैक्सी सॉलिड्स के अंदर कन्वर्ट होते जाते हैं। जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वाटर में सॉल्युबल भी होंगे, क्योंकि एक तो उनका जो पार्ट है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो काफी छोटा होता है चेन का, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो सकती है वाटर के साथ में, जिसकी वजह से जो मिसिबिलिटी है वाटर के अंदर इन कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा होती है। पर जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो एल्काइल चेन का है वो भी बढ़ता जाएगा, तो ऐसे में सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होने लगेगी। उसके अलावा अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा ज्यादा होता है अल्कोहल्स के कंपैरिजन में। अगेन इसका रीजन वही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा इंटेंस होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। देन अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट्स की, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आप देखोगे कि जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन्स प्रेजेंट होती है वो उनका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट से डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग जितनी अच्छी होगी क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर, उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो जब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो इसका जो CH3 और COH ग्रुप जो टर्मिनल पोजिशन पे प्रेजेंट है वो एक दूसरे के साथ में जिगजैग पोजिशन में होने की वजह से अच्छी पैकिंग शो कर पाते हैं। चाहे तो आप ये खुद से भी ड्रॉ करके देख सकते हो, आप इसको इजीली समझ जाओगे। इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट इनका ज्यादा होता है अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स इवन चेन नंबर के हों तो। देन बात होती है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड एक्चुअली तो आपका एसिडिक एसिड ही होता है, बट ये सॉलिड फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड होता है। तो जब टेम्परेचर 16.6 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो ये बेसिकली सॉलिडिफाई हो जाता है और उसी को ही हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। देन हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह के रिएक्शंस को शो करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये याद रखोगे कि ये कार्बोनिल ग्रुप्स इसमें हालांकि आपको दिखता तो है, बट वो जो कार्बोनिल ग्रुप वाली जो रिएक्शंस होती हैं उस तरह के रिएक्शंस आपके कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देती। रीजन बीइंग कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रेजोनेंस में प्रेजेंट होता है अलोंग विद अल्कोहल। अल्कोहल का जो OH है उसके ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के ऊपर। यही लोन पेयर्स जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं कार्बोनिल के साथ में, क्योंकि कार्बोनिल का ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक है और इसी वजह से यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाने की वजह से कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं है और कार्बोनिल ग्रुप वाली जो रिएक्शन है वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं शो करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखोगे इसको। देन हम कुछ एसिडिटी की बात करते हैं। तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ऑफ कोर्स काफी एसिडिक होता है। अगर आप लिटमस पेपर टेस्ट करोगे तो ये आपको ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये एसिडिक तो होता है। बट केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से हम कैसे पहचान सकते हैं। तो अगर आप किसी भी मेटल के साथ में रिएक्ट करवाते हो तो आपको रेस्पेक्टिव यहाँ पे सॉल्ट मिल जाता है बाय द रिमूवल ऑफ H+, क्योंकि H+ आयन जो है वो निकल जाता है पानी के अंदर। तो रिएक्शन कौन कौन सी है, जैसे कि सोडियम पे ट्रीट कराने पे आपको सोडियम का सॉल्ट मिल गया, जिंक से ट्रीट कराने पे जिंक का सॉल्ट, NaOH NaHCO3 या फिर Na2CO3, ये सारे ही जो है वो सोडियम, ये दोनों ही सोडियम के सॉल्ट्स हैं और NaOH बेस है। तो इन सब से ट्रीट कराने पे H+ आयन को रिलीज हो रहा है, जो कि शो करता है कि RCOH एक एसिड है, काफी अच्छा एसिड है। उसके अलावा ये सभी रिएक्शंस जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की
प्रेजेंस को भी शो करने में काम में ली जाती है, टेस्ट करने के लिए काम में ले सकते हैं। उसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। जब आप वाटर के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसॉल्व करते हो तो जो कार्बोक्सिलेट आयन है आपका, ये देखो ये कार्बोक्सिलेट आयन है हमारा, ये अलग हो जाता है। कार्बोक्सिलेट आयन को जिस तरह से होता है ये अलग हो जाता है, और H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन आपका अलग हो जाता है। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन अलग हुआ है वो कितनी H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिसाइड करेगा कि इसकी Ka वैल्यू कितनी है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर Ka वैल्यू हायर होती है तो एसिड भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है, और pKa वैल्यू अगर कम होती है तो एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ज्यादा लगे हुए हैं तो ऐसे में आपके जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। जैसे कि अगर हम ऑर्डर की बात करें तो जब यहाँ पे जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा एसिडिटी उस कार्बोक्सिलिक एसिड की उतनी ही ज्यादा कम होगी, क्योंकि जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा और कार्बन अब उतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रहेगा, तो H+ आयन का रिमूवल भी इतना इजी नहीं होगा। जैसे कि अगर हम इस वाले कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो जो आपका फॉर्मिक एसिड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद में जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे एसिडिटी कम होती जाएगी। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते हो जैसे कि हैलोजेंस लगा दिए, नाइट्रो ग्रुप्स लगा दिए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को फर्दर और इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि H+ आयन का रिमूवल अब इजी हो जाता है। अब हम कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर्स यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कोई भी क्लोरीन नहीं है, सिंपली मिथाइल ग्रुप है। तो आप देख रहे हो कि जो एसिडिटी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। कहने का मतलब है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उनकी टेंडेंसी होगी उतने ही ज्यादा एसिडिटी होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। सिमिलरली फ्लोरीन जब प्रेजेंट है देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो माइनस आई इफेक्ट है वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, तो ऑर्डर कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ इस तरह का हो जाएगा। उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि अगर आपका अल्फा प्रोपायनिक एसिड या बीटा प्रोपायनिक एसिड है, तो क्योंकि मैंने माइनस आई इफेक्ट की बात की तो आप जानते हो कि जो आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो डिस्टेंस के साथ में स्लो होता जाता है, कम होता जाता है उसका इफेक्ट। तो जितना ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड के पास में होगा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप, उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन की इस हाइड्रोजन की एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है क्लोरीन का फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस H+ की जो टेंडेंसी है रिलीज होने की वो कम होती जाएगी। इस वजह से अल्फा क्लोरोप्रोपायनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है बीटा क्लोरोप्रोपायनिक एसिड से। उसके अलावा ये बात हो गई माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस विद स्ट्रेंथ। उसके अलावा जो आपके पर एसिडिक एसिड या फिर कोई भी पर एसिड होते हैं वो वीकर एसिड्स होते हैं देन दी एसिडिक एसिड, क्योंकि पर एसिटिक एसिड के अंदर कोई रेजोनेंस नहीं, जबकि एसिटिक एसिड के अंदर आपको रेजोनेंस देखने को मिल जाता है बिटवीन द लोन पेयर ऑफ OH एंड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आप ड्रॉ करके देखोगे इसका स्ट्रक्चर तो बहुत इजीली समझ जाओगे। देन अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, तो अगेन बात वही आती है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़े होंगे एरोमेटिक रिंग के साथ में तो एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर तो ज्यादा है ही, बट अगर डिफरेंट पोजिशन पे लगाते हैं तो उनका क्या इफेक्ट होता है। अगेन आपको माइनस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही देखना है, डिस्टेंस जितना कम होगा एसिड और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी ऑर्थो की, फिर मेटा की, देन पैरा की होती है। इसी तरह से यही ऑर्डर अगर हम टॉलुइक एसिड के अंदर देखते हैं तो ये हमारे पास में है टॉलुइक एसिड। तो आप क्या देख रहे हो कि जो ये CH3 ग्रुप है ऑर्थो पोजिशन में है, देन ये मेटा पोजिशन पे, देन ये पैरा पोजिशन पे, और देन ये बेंजोइक एसिड आपका सिंपल है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि जो टॉलुइक एसिड है उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसा क्यों है, ये तो रिवर्स होना चाहिए था क्योंकि CH3 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इसका तो प्लस आई इफेक्ट होता है। बट आप ये ध्यान रखना कि एक एक्सेप्शन है और इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने के बावजूद भी बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है टॉलुइक एसिड का। देन हम बात करते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस को देखते हैं तो उसमें COH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, उससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस, जैसे कि जब एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन जो है वो कोई भी एसिडिक मीडियम आप हीट करोगे या फिर आप P2O5 ले रहे हो तो वाटर का रिमूवल हो जाता है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एनहाइड्राइड मिल जाता है। उसके अलावा जब एस्टरिफिकेशन होता है जिसमें कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ROH से ट्रीट करते हो एसिडिक मीडियम तो आपको एस्टर्स मिल जाते हैं। इसका मैकेनिज्म बहुत
सिंपल सा है, उसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिफाइड मीडियम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है वो एसिडिफाई हो जाएगा। एसिडिफाई होने की वजह से जो कार्बन है वो और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, तो ROH के ऑक्सीजन का लोन पेयर बहुत ईजी अटैक कर पाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि जो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, वाटर का रिमूवल होगा, फाइनली आपको एस्टर मिल जाएगा कुछ इस तरह से। देन बात करते हैं हम रिएक्शंस विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2। तो आप जानते हो कि ये तीनों ही जो है क्लोरीनेटिंग रिएजेंट्स होते हैं। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को इन सब के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें रेस्पेक्टिव क्या मिलेंगे, यहाँ पे असाइल क्लोराइड्स मिल जाएंगे। और इनमें से भी जो ये वाला रिएक्शन है SOCl2 के साथ में, दिस इज द बेस्ट वन, क्योंकि यहाँ पे SO2 और HCl आपको गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, जिसकी वजह से इनका फर्दर एक्सट्रैक्शन या रिमूवल इतना मुश्किल नहीं होता। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन। उसके अलावा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर आप अमोनिया के साथ में ट्रीट करते हो तो आपको क्या मिलते हैं, आपको अमाइड्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो बीच में एक सॉल्ट फॉर्म मिलेगी और फाइनली वाटर के रिमूवल के साथ में आपको रेस्पेक्टिव अमाइड्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर ये बेंजोइक एसिड है, आपने अमोनिया के साथ ट्रीट किया तो बेंजामाइड मिल गया, या आपके पास थैलिक एसिड है, आपने अमोनिया के साथ में ट्रीट किया तो आपको CuNH2 दोनों ग्रुप्स यहाँ पे जो है वो जुड़े हुए मिल गए। पर हालांकि होता क्या है कि यहाँ पे बाद में जब हम एक स्ट्रॉन्ग को हीटिंग करते हैं, कोई रिएजेंट डालते हैं, तो ऐसे में जो NH2 है यहाँ से ये NH3 बन के निकल जाता है, गैस बन के निकल जाती है और आपको थैलिमाइड मिल जाता है सिंपली। ठीक है। देन आती है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COH ग्रुप, जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो काम में आ रहा है। तो बेसिकली अगर आप रिडक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर बोरोहाइड्राइड के साथ में, तो आपने ये रिएक्शन पहले भी पढ़ रखी है, कोई नई चीज नहीं है। यहाँ पे CH2OH ग्रुप लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। देन डीकार्बोक्सिलेशन, ये रिएक्शन भी आप पहले पढ़ चुके हो। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेते हो, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड से ट्रीट करते हो, जिसमें कि ये दोनों ही 3:1 के रेशियो में, और हीट करते हो तो यहाँ से CO2 निकल जाता है और H यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गई, इसको हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। देन बात आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये जो है अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के ऊपर X का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ X2 एंड रेड फास्फोरस, और हाइड्रोलाइज करने पे आपको कुछ इस तरह का अल्फा हेलो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो, हेल और अल्फा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। वोलार्ड जो है यानी कि वाले पर, और ज़ेलेंस्की मतलब एक्स लग जाएगा, तो अल्फा वाले पर एक्स, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। अदरवाइज अगर आपको याद है देन दैट इज वेल एंड गुड। उसके बाद आती है आपके पास अनआइस्टर्ड रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि आप लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड से हायर कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलॉग बना सकते हो। तो ये एक चेन टाइप, एक चेन है जिसके अंदर आपको एक के बाद अलग अलग रिएजेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। जैसे कि आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे पहले तो आपने उसको क्लोरीनेट कर दिया, जिससे कि हमें ऐसा कोई असाइल क्लोराइड मिला। जब हमने उसको CH2NH2N2 के साथ ट्रीट किया तो आपको डायएज़ो कीटोन मिल गया। देन जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे कि RCH2COOH यानी कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाती है। देन अगर हम बात करें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की, तो जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, वो अकेला एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दूसरों को रिड्यूस कर सकता है, खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है इन CO2 एंड H2O। और इसको हम यूज करते हैं एज द रिड्यूसिंग एजेंट, किसको रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि एसिडिफाइड KMnO4 से MnSO4 बना सकते हैं, HgCl2 से Hg बना सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट को ये सिल्वर के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, फेलिंग सॉल्यूशन को रेड प्रेसिपिटेट में कर सकता है। तो जैसे ही आपने देखा HCOH यानी कि फॉर्मिक एसिड HgCl2 के अंदर अगर डालोगे तो ये मरकरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्मिक एसिड जो है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जबकि बाकी सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपके अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। देन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एसिड, तो हम जानते हैं कि जो आपका COH ग्रुप होता है वो बेसिकली -R इफेक्ट शो करता है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर है, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O के साथ में प्रेजेंट है। तो ये डीएक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को और मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखने की है कि ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, सिर्फ फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता, ना फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ना फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ऐसा इसलिए होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो CO पार्ट है वहां पे जाके आपकी AlCl3 एनहाइड्रस जुड़ जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि AlCl3 कैसा है, ये एक लुईस एसिड होता है। तो बेसिकली
H+ तो निकल जाएगा और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का CO नेगेटिव पार्ट है, वहाँ पे ये जाके जुड़ जाता है, जिसकी वजह से CO ग्रुप अब एक्टिव नहीं रह पाता और वो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं कर पाता। तो और कौन-कौन सी रिएक्शंस है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड शो कर सकता है, तो उसमें है आपका बाकी सभी, जैसे कि ब्रोमीन को FbR3, ये एक अगेन एक लुईस एसिड है, इसकी प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, तो मेटा पोज़ीशन पे आप ध्यान रखोगे क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा पोज़ीशन पे आपका ब्रोमीन को ऐड कर देगा। अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो मेटा पोज़ीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा और अगर सल्फोनेशन करते हैं तो SO3H ग्रुप मेटा पोज़ीशन पे लगेगा, राइट? देन अगर हम यूजेस की बात करें तो फॉर्मिक एसिड जो है उसको लेदर टैनिंग या फिर टेक्सटाइल डाइंग या फिनिशिंग में काम में लिया जाता है। उसके अलावा एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एसिटिक एसिड जो है ये आपके कई सारे प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स को फॉर्म करने के काम में ली जाती है। उसके अलावा जो विनेगर होता है जिसको कि हम कुकिंग पर्पस के लिए भी काम में लेते हैं, प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी काम में लेते हैं। इसके अंदर 8 से 10% सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का होता है और बाकी डाइल्यूटेड फॉर्म होता है। उसके अलावा जो बेंजोइक एसिड है उसको अलग-अलग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के लिए भी काम में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ डेरिवेटिव्स की, जैसे कि आप जानते हो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर हम OH ग्रुप जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का है उसको ClNH2OR या OCR से रिप्लेस कर देते हैं तो आपको एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एस्टर या फिर एसिड एनहाइड्रेट मिलते हैं जो कि हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं। अब ये बनाओगे कैसे? तो बहुत सिंपल है, जो ग्रुप आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो उसी तरह का आप रिएजेंट यूज करोगे, यानी कि एसिड क्लोराइड बनाने के लिए हम कोई क्लोरीनेटिंग एजेंट जैसे PCl5 SOCl2 को यूज करेंगे। एसिड एनहाइड्रेट बनाने के लिए हम P2O5 को यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें ऑक्सीजन को इंसर्ट करना है। अगर आप NH2 यहाँ लगाना चाहते हो, अमाइड बनाना चाहते हो तो आप अमोनिया को यूज करोगे और एस्टर बनाने के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एसिड को आप अल्कोहल के साथ ट्रीट करोगे एसिडिक मीडियम में, यानी कि H+H2SO4 के साथ में। अब हम इन्हीं डेरिवेटिव्स के कुछ रिएक्शंस को देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज और एसिड डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस। जैसे कि अगर RCOCl है तो वो इन सब के साथ में रिएक्ट कर सकता है, किस-किस तरह से वही हमें देखना है। तो अगर हम एसिड क्लोराइड लेते हैं और अल्कोहल से ट्रीट करते हैं तो हम देख चुके हैं इस तरह के रिएक्शन को, इसको हम शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन कहते हैं और यहाँ से आपका एसिड बन जाता है। अगर हम रोजनबर्ग रिएक्शन करवाते हैं, बेसिकली रिडक्शन करवाते हैं, तो क्या बनेगा? इसके लिए हम H2PdBSO4 को, ये Pb नहीं है, ये पैलेडियम है, ठीक है? तो आप इसको करेक्ट कर लेना, ये है हाइड्रोजनेशन इन पैलेडियम BaSO4 और साथ में पॉइजन हम क्विनोलिन को लेते हैं। तो इससे आपका RCOCl RCHO यानी कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा AlCl3 एनहाइड्रोClCl3 के साथ में अगर आप बेंजीन को यूज करते हो तो आपका क्या बन जाएगा? एक क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और C6H5 लग जाएगा। KCN के साथ में ट्रीट करेंगे तो RCOCN और वाटर पे हाइड्रोलिसिस करने पे आपको एसिड मिल जाएगा। उसके अलावा एसिड अमाइड्स के अगर रिएक्शंस को देखें तो RCONH2 को जब हम P2O5 से ट्रीट कराते हैं तो RCN के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। NaNO2HCl से ट्रीट कराने पर RCOH मिल जाएगा। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में क्या होता है कि जब आप Br2 या को NaOH या फिर किसी भी बेसिक मीडियम में डालते हो तो ये जो CO ग्रुप है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है और RNH2 बन जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करने पर ये आपका RCH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली रिडक्शन हो गया, अमाइड से अमीन बन गया और हाइड्रोलिसिस करने पे आपको एसिड्स मिल जाएंगे। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट रिएक्शन की जिसमें कि हम एस्टर के साथ में रिएक्शन देखते हैं, तो एस्टर को NaOH से ट्रीट करने पर RCONA बन जाएगा जो कि हम पहले भी देख कर आ चुके हैं। इसको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अमोनिया से ट्रीट कराने पे अमाइड मिल जाएगा और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम इथेनॉल के साथ ट्रीट कराने पे रिडक्शन हो जाएगा, RCH2OH या फिर अल्कोहल बन जाएगा। देन अगर हम एनहाइड्राइड्स के रिएक्शन की बात करें तो अल्कोहल से ट्रीट करने पे एस्टर और एसिड्स मिल जाते हैं। C6H5 को एनहाइड्राइड ClCl3 के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये इस तरह से कीटोन मिल गया, C6H5COR कीटोन मिल गया और साथ में एसिड मिल गया और C2H5NH2 के यानी कि अमीन के साथ ट्रीट कराने पे अमाइड और फिर एसिड मिल गया। तो ये रिएक्शन जो है वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इन सभी ग्रुप्स को प्रॉपर फुल स्ट्रक्चर के साथ में ड्रॉ करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको बेसिकली करना क्या है कि एक के लोन पेयर का कार्बोक्सिलिक एसिड के CO जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसके ऊपर अटैक कराना है और उसके बाद में अगर कोई कंडेंसेशन प्रोडक्ट निकलता है यानी कि जैसे H2 CO2 जैसा कुछ निकलता है तो उसको निकाल कर आपको उसको हाइड्रोलाइज कराना है। बस इतना सा काम करोगे तो आपके सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपको एज इट इज मिल जाएंगे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जरूर आप इसको रफ कॉपी में ही सही एक बार करके जरूर देखना। सो विद दिस चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आई एम श्योर कि आपको ये क्लास जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन है
या किसी तरह की रिएक्शन है जो कि समझने में डिफिकल्टी हुई हो, देन प्लीज कमेंट मी, मैं कोशिश करूंगी कि आपको उसका रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी दूं। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और नए चैप्टर के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।